नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में हैं कौन? जब आप कहते हैं मैं, तो आपका मतलब क्या होता है? क्या आप यह शरीर हैं, या आप अपने विचार हैं, या आप अपनी भावनाएं हैं? और यह मन नाम की जो रहस्यमयी चीज है, वो आखिर है क्या? क्या वो आपके दिमाग के अंदर बैठा कोई छोटा सा इंसान है जो सारे फैसले ले रहा है, या वो बस आपके दिमाग में होने वाली कुछ केमिकल रिएक्शन का ही दूसरा नाम है? यह सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए है, क्योंकि यह हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी चेतना के सबसे विशाल रहस्य से जुड़ा हुआ है। दर्शन की जिस शाखा में हम इन दिमाग को चकरा देने वाले सवालों से जूझते हैं, उसे मन का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ माइंड कहते हैं। यह शायद दर्शन का सबसे व्यक्तिगत और सबसे रोमांचक क्षेत्र है। यह हमें यह समझने की कोशिश करता है कि हमारी यह आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारे सपने, हमारा प्यार, हमारा दर्द, यह सब कुछ हमारे इस भौतिक शरीर, खासकर हमारे दिमाग नाम के उस 1.5 किलो के अंग से कैसे जुड़ा हुआ है। क्या हमारा मन हमारे दिमाग का ही एक प्रोडक्ट है, जैसे धुआं आग का होता है? या वो इससे कुछ ज्यादा है, कुछ अलग है, कुछ रहस्यमयी है? क्या एक कंप्यूटर कभी हमारी तरह महसूस कर पाएगा? क्या उसके अंदर भी एक मैं पैदा हो सकता है? क्या आप तैयार हैं अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरने के लिए, और उस सबसे विशाल रहस्य का सामना करने के लिए कि आप असल में हैं कौन? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मशीन में छिपा भूत, मन और शरीर की पहेली। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत उस सबसे विशाल, सबसे पुरानी और सबसे जिद्दी पहेली से करते हैं, जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम इंसानों को परेशान कर रखा है। इस पहेली को कहते हैं मन शरीर समस्या। यह सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन यह समस्या बहुत ही सरल और बहुत ही व्यक्तिगत है। समस्या यह है, आपका मन और आपका शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। सोचिए इसके बारे में। आपका मन यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके सपने, ये सब कुछ गैर भौतिक हैं। आपके विचारों का कोई वजन नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। आप उन्हें छू नहीं सकते, आप उन्हें किसी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। वे आपके निजी, आपके आंतरिक संसार का हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ है आपका शरीर, आपका दिमाग, जो पूरी तरह से एक भौतिक चीज है। इसका एक वजन है, एक आकार है। ये न्यूरॉन्स, कोशिकाओं और रसायनों से बना है। ये बाहरी सार्वजनिक दुनिया का हिस्सा है। तो पहेली ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह की दुनियाएं, एक गैर भौतिक मन की दुनिया और एक भौतिक शरीर की दुनिया, एक दूसरे से बात कैसे करती हैं। ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं है, ये हमारे हर एक पल के अनुभव का केंद्र है। जब आप सोचते हैं कि मुझे पानी का गिलास उठाना है, यानी यह एक मानसिक घटना है, तो आपका हाथ आगे जाता है और गिलास को उठा लेता है, यानी यह एक भौतिक घटना है। एक गैर भौतिक विचार ने आपके भौतिक शरीर को कैसे हिला दिया। इसी तरह जब आपके पैर के अंगूठे में चोट लगती है, यानी यह एक भौतिक घटना है, तो आपको दर्द का एहसास होता है, यानी यह एक मानसिक घटना है। एक भौतिक घटना ने एक गैर भौतिक एहसास को कैसे पैदा कर दिया? यह जादू जैसा लगता है ना? मन और शरीर के बीच यह जादुई पुल आखिर बना कैसे है? इस पहेली को सुलझाने के लिए दार्शनिकों ने मुख्य रूप से दो मुख्य रास्ते अपनाए हैं। पहला रास्ता, जो हमें बहुत ही स्वाभाविक और सहज लगता है, उसे द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद कहता है कि मन और शरीर सच में दो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र चीजें हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, एक भौतिक मशीन, और हमारा मन या हमारी आत्मा उस मशीन के अंदर बैठे एक भूत की तरह है, एक गैर भौतिक ड्राइवर की तरह है जो इस मशीन को चला रहा है। 17वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त इस विचार के सबसे महान प्रस्तावक थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर के अस्तित्व पर शक कर सकता हूं। हो सकता है यह सब एक सपना हो, लेकिन मैं इस बात पर शक नहीं कर सकता कि मैं सोच रहा हूं। और क्योंकि मैं एक चीज पर शक कर सकता हूं और दूसरी पर नहीं, इसीलिए ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। यह मशीन में छिपा भूत वाला विचार बहुत आकर्षक है। यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, जैसे कि आत्मा की अमरता, से भी मेल खाता है। अगर मन शरीर से अलग है, तो शरीर के मरने के बाद भी मन या आत्मा का जीवित रहना संभव है। लेकिन इस विचार के साथ एक बहुत विशाल, एक लगभग अनसुलझी समस्या है, और वो समस्या है इंटरेक्शन की समस्या। अगर मन गैर भौतिक है,
अगर उसका कोई आकार, कोई वजन, कोई ऊर्जा नहीं है, तो वो इस भौतिक दुनिया पर, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स पर असर कैसे डाल सकता है? एक भूत एक मशीन का लीवर कैसे खींच सकता है? ये भौतिकी के नियमों का उल्लंघन लगता है। ये एक ऐसी दीवार है जिससे द्वैतवाद आज तक टकराता रहा है, और इसी समस्या के कारण ज्यादातर आधुनिक दार्शनिकों ने इस रास्ते को छोड़ दिया है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? अगर मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, तो फिर क्या वे एक ही चीज हैं? यह हमें दूसरे और आज के समय में सबसे प्रभावशाली रास्ते की ओर ले जाता है। चैप्टर नंबर 2, क्या हम सब बस मशीनें हैं? भौतिकवाद का उदय। अगर द्वैतवाद यानी मन और शरीर के अलग होने का विचार हमें एक अनसुलझी पहेली में फंसा देता है, तो दूसरा मुख्य रास्ता क्या है? वो रास्ता है एक तत्ववाद का, जो कहता है कि दुनिया में दो नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही तरह की मूल चीज है। और इस एक तत्ववाद का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप है भौतिकवाद या पदार्थवाद। यह विचार आज के वैज्ञानिक युग का एक तरह से आधार है। भौतिकवाद बहुत ही सीधी और साहसिक बात कहता है। वो यह कि इस ब्रह्मांड में भौतिक पदार्थ और ऊर्जा के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। हर चीज, तारे, पत्थर, वृक्ष, जानवर और हाँ, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी अंततः भौतिक चीजों और उनकी प्रक्रियाओं का ही एक परिणाम है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। यह कहता है कि मन नाम की कोई अलग, रहस्यमयी, गैर भौतिक चीज है ही नहीं। मन कोई भूत नहीं है जो मशीन में छिपा है। मन तो बस वही है जो हमारा दिमाग करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, यह सब हमारे दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स के बीच होने वाली जटिल विद्युत रासायनिक गतिविधियों का ही दूसरा नाम है। जब आपको खुशी महसूस होती है, तो वो कोई अलौकिक घटना नहीं है। वो आपके दिमाग में डोपामाइन जैसे कुछ रसायनों का स्राव है। जब आप एक मुश्किल गणित की समस्या सुलझा रहे होते हैं, तो वो आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच सूचना के आदान प्रदान की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस नजरिए से मन और शरीर की कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। मन शरीर का ही, खासकर दिमाग का ही एक कार्य है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि यह विज्ञान की हमारी समझ के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हम जानते हैं कि दिमाग पर चोट लगने से हमारी याददाश्त या हमारा व्यक्तित्व बदल सकता है। हम जानते हैं कि कुछ दवाइयां लेकर हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा मानसिक जीवन हमारे दिमाग की भौतिक स्थिति पर कितनी गहराई से निर्भर है। भौतिकवाद ने हमें उस रहस्यमयी, अलौकिक आत्मा की दुनिया से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा किया है जिसे हम वैज्ञानिक तरीकों से समझ सकते हैं, जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये बहुत सारे बेचैन करने वाले सवाल भी खड़े करता है। अगर हम सिर्फ एक बहुत ही जटिल जैविक मशीन हैं, अगर हमारे विचार और हमारे फैसले सिर्फ हमारे दिमाग में होने वाली केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या? क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं, या हम सिर्फ अपने जैविक प्रोग्राम के अनुसार ही चल रहे हैं? अगर प्यार सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, तो फिर उसकी वो सारी सुंदरता और उसका वो सारा जादू कहाँ गया? और सबसे प्रमुख सवाल, अगर मन सिर्फ दिमाग की एक प्रक्रिया है, तो फिर हमें एहसास क्यों होता है? हमारा दिमाग ये सारी जानकारी की प्रोसेसिंग अंधेरे में बिना किसी एहसास के क्यों नहीं कर लेता? ठीक एक कंप्यूटर की तरह। एक कंप्यूटर अरबों गणनाएं कर सकता है, लेकिन उसे गणना करने का एहसास नहीं होता। तो फिर हमें जीने का एहसास क्यों होता है? इन मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए भौतिकवाद के अंदर ही कई अलग अलग सिद्धांत विकसित हुए हैं, जो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मन और दिमाग का यह रिश्ता असल में है कैसा। 20वीं सदी की शुरुआत में व्यवहारवाद ने कहा कि हमें मन की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ व्यवहार को देखना चाहिए। फिर पहचान सिद्धांत ने कहा कि मानसिक अवस्थाएं सीधे सीधे दिमागी अवस्थाओं के बराबर हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रभावशाली और आधुनिक सिद्धांत उभरा, वो कंप्यूटर की दुनिया से प्रेरित था। और उस सिद्धांत ने मन को एक बहुत ही अनोखे तरीके से देखा, एक सॉफ्टवेयर की तरह। चैप्टर नंबर 3, दिमाग का सॉफ्टवेयर, फंक्शनलिज्म का विचार। 20वीं सदी के मध्य में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने न सिर्फ हमारी दुनिया को, बल्कि हमारे अपने बारे में सोचने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और वो थी कंप्यूटर की क्रांति।
अचानक हमारे सामने एक ऐसी मशीन थी जो सिर्फ गणना ही नहीं करती थी। वो जानकारी को प्रोसेस कर सकती थी, वो तर्क कर सकती थी और वो शतरंज जैसे खेल भी खेल सकती थी। इसने दार्शनिकों को मन और दिमाग के रिश्ते को समझने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली रूपक दिया। और इसी रूपक से एक नए और आज के समय के सबसे प्रभावशाली सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे फंक्शनलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? यह कहता है कि एक मानसिक अवस्था, जैसे कि दर्द या प्यार या एक सेब के बारे में सोचना, इस बात से परिभाषित नहीं होती कि वो किस चीज से बनी है, यानी जैसे कि न्यूरॉन्स, बल्कि वो इस बात से परिभाषित होती है कि वो क्या करती है, यानी उसका कार्य या फंक्शन क्या है। यह सुनने में कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर का उदाहरण इसे बहुत आसान बना देता है। सोचिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो सॉफ्टवेयर क्या है? क्या वो आपके कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है? नहीं। क्या वो आपके कंप्यूटर की चिप है? नहीं। वो सॉफ्टवेयर तो एक तरह का फंक्शनल सिस्टम है, जो कुछ इनपुट लेता है, जैसे कि कीबोर्ड पर टाइप करना, उसे प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है, जैसे कि स्क्रीन पर अक्षर दिखाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के हार्डवेयर पर चल सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक डेल लैपटॉप पर भी चला सकते हैं, एक एप्पल मैकबुक पर भी चला सकते हैं और शायद भविष्य में किसी और भी तरह के डिवाइस पर चला सकते हैं। जब तक वो हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के फंक्शन को पूरा करने में सक्षम है, तब तक वो उस सॉफ्टवेयर को चला सकता है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि हमारा मन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मन हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है और हमारा दिमाग हमारा हार्डवेयर है। एक मानसिक अवस्था, जैसे कि दर्द, को उसके फंक्शनल रोल से परिभाषित किया जाता है। दर्द क्या करता है? दर्द आमतौर पर शरीर को किसी नुकसान के कारण होता है। यह दूसरी मानसिक अवस्थाओं को जन्म देता है, जैसे कि यह विश्वास कि मुझे चोट लगी है और यह इच्छा कि यह दर्द खत्म हो जाए, और यह कुछ खास तरह के व्यवहार को जन्म देता है, जैसे कि आह कहना या अपने पैर को सहलाना। फंक्शनलिज्म के अनुसार कोई भी सिस्टम, चाहे वो एक इंसान का दिमाग हो, एक जानवर का दिमाग हो या भविष्य का कोई एडवांस रोबोट हो, अगर वो इस दर्द वाले फंक्शनल रोल को पूरा कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो दर्द में है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और लचीला विचार है। यह भौतिकवाद को उस पुरानी समस्या, जिसे मल्टीपल रियलाइजेबिलिटी कहते हैं, से बचा लेता है। पुराना पहचान सिद्धांत कहता था कि दर्द बराबर है दिमाग के सी फाइबर्स का सक्रिय होना, लेकिन इसका मतलब यह होता कि कोई एलियन जिसका दिमाग सिलिकॉन से बना हो, वो कभी दर्द महसूस ही नहीं कर सकता, जो कि ठीक नहीं लगता। फंक्शनलिज्म कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं होता कि आपका दिमाग न्यूरॉन्स से बना है या सिलिकॉन चिप्स से। जब तक वो सही तरह का सॉफ्टवेयर चला रहा है, जब तक वो सही फंक्शन कर रहा है, तब तक उसके अंदर एक मन हो सकता है। यह विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत विशाल दरवाजे खोल देता है। यह इस संभावना की ओर इशारा करता है कि एक दिन हम शायद एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सच में सोच सकती है, जो सच में महसूस कर सकती है। अगर हम मन के फंक्शनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ लें और उसे एक शक्तिशाली कंप्यूटर पर सिम्युलेट कर दें, तो क्या वो कंप्यूटर सचेत नहीं हो जाएगा? यह एक बहुत अहम और बहुत ही रोमांचक सवाल है। फंक्शनलिज्म आज के समय में फिलॉसफी ऑफ माइंड का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसने हमें मन को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका दिया है। ऐसा लगता है मानो हमने मन शरीर की उस पुरानी पहेली को लगभग सुलझा ही लिया है। लेकिन क्या सच में, क्या कहानी इतनी सरल है? क्या मन सिर्फ एक जटिल सॉफ्टवेयर ही है, या फिर इस तस्वीर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही गहरा छूट रहा है? फंक्शनलिज्म की इस खूबसूरत इमारत में एक बहुत विशाल, एक बहुत ही रहस्यमयी दरार है, और उस दरार को दार्शनिक क्वालिया कहते हैं। चैप्टर नंबर 4, लाल रंग का एहसास, चेतना की सबसे महत्वपूर्ण पहेली। फंक्शनलिज्म ने हमें मन को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा दिया। एक ऐसा ढांचा जो हमें बताता है कि मन कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है, कैसे वो इनपुट और आउटपुट के बीच एक जटिल प्रणाली के रूप में काम करता है। यह हमें चेतना के आसान सवालों का जवाब देने में मदद कर सकता है, जैसे कि हम कैसे देखते हैं, हम कैसे याद रखते हैं, हम कैसे बोलते हैं। विज्ञान धीरे धीरे इन सभी प्रक्रियाओं को समझने की ओर जा रहा है, लेकिन दार्शनिक डेविड चामर्स कहते हैं
कि इन सब आसान सवालों के परे एक और बहुत ही अलग और बहुत ही कठिन सवाल है। और वो कठिन सवाल ये है, हमारे अंदर यह व्यक्तिपरक एहसास, ये सब्जेक्टिव अनुभव होता ही क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। विज्ञान यह तो समझा सकता है कि जब आप एक लाल सेब देखते हैं, तो आपकी आंखों से प्रकाश की एक खास वेवलेंथ टकराती है। वो आपके रेटिना पर एक सिग्नल पैदा करती है और वो सिग्नल आपके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में जाकर प्रोसेस होता है। ये सब जानकारी की प्रोसेसिंग है। लेकिन विज्ञान यह नहीं समझा पाता कि इस पूरी प्रोसेसिंग के साथ लाल रंग को देखने का एहसास क्यों जुड़ा हुआ है। वो लालिमा का जो निजी, जो व्यक्तिपरक अनुभव है, वो कहाँ से आता है? इसी व्यक्तिपरक गुणात्मक एहसास को, यानी किसी भी चीज को अनुभव करने का एहसास कैसा होता है, उसे दार्शनिक क्वालिया कहते हैं। चॉकलेट खाने का स्वाद, कॉफी की खुशबू, मखमल को छूने का एहसास, प्यार में होने की भावना, ये सब क्वालिया के उदाहरण हैं। ये हार्ड प्रॉब्लम भौतिकवाद और फंक्शनलिज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। आप जानकारी की प्रोसेसिंग की कितनी भी जटिल कहानी क्यों ना बना लें, वो कभी भी यह नहीं समझा पाती कि यह प्रोसेसिंग अंधेरे में बिना किसी एहसास के क्यों नहीं हो जाती। एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी प्रकाश की वेवलेंथ को प्रोसेस करके एक लाल ट्रैफिक लाइट को पहचान सकती है और रुक सकती है, लेकिन उसे लाल रंग को देखने का एहसास नहीं होता। तो फिर हमारे अंदर यह एहसास क्यों पैदा होता है? ये चेतना की, इस सब्जेक्टिव अनुभव की अतिरिक्त परत कहाँ से आती है? यह सिर्फ एक अतिरिक्त फालतू की चीज क्यों नहीं है? इस पहेली की गहराई को समझाने के लिए दार्शनिकों ने कुछ बहुत ही प्रसिद्ध विचार प्रयोग डिजाइन किए हैं। इनमें से एक है थॉमस नागेल का, एक चमगादड़ होने का एहसास कैसा होता है। नागेल कहते हैं कि कल्पना कीजिए, हम चमगादड़ के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। हम उसके दिमाग की पूरी न्यूरोलॉजी समझ लेते हैं। हम यह समझ लेते हैं कि वो सोनार का इस्तेमाल करके अंधेरे में कैसे उड़ता है। हम उसके बारे में हर एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। लेकिन क्या यह सब जानने के बाद भी हम कभी यह जान पाएंगे कि एक चमगादड़ होने का एहसास कैसा होता है? दुनिया को ध्वनि के माध्यम से देखने का वो व्यक्तिपरक अनुभव कैसा होता है? नागेल का तर्क है कि नहीं, हम कभी नहीं जान सकते। यह दिखाता है कि एक तीसरी पर्सन की वस्तुनिष्ठ विज्ञान की भाषा और एक पहली पर्सन की व्यक्तिपरक अनुभव की दुनिया के बीच एक बहुत विशाल खाई है, जिसे विज्ञान शायद कभी नहीं भर सकता। एक और इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध विचार प्रयोग है फ्रैंक जैक्सन का मैरी का कमरा। कल्पना कीजिए, मैरी नाम की एक बहुत ही प्रतिभाशाली न्यूरोसाइंटिस्ट की। मैरी ने अपनी पूरी जिंदगी एक काले और सफेद कमरे में बिताई है और उसने दुनिया को सिर्फ एक काले और सफेद टीवी स्क्रीन पर ही देखा है। लेकिन उसने रंगों के विज्ञान के बारे में सब कुछ अध्ययन कर लिया है। वो भौतिकी और जीव विज्ञान के हर उस तथ्य को जानती है जो रंगों और रंगों को देखने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए है। वो जानती है कि लाल रंग प्रकाश की एक खास वेवलेंथ है। वो जानती है कि यह आंखों और दिमाग पर क्या असर डालता है। संक्षेप में, मैरी के पास रंगों के बारे में पूरी भौतिक जानकारी है। अब एक दिन मैरी को उस काले और सफेद कमरे से बाहर निकाला जाता है और उसे पहली बार एक लाल सेब दिखाया जाता है। सवाल यह है, क्या मैरी कुछ नया सीखती है? हमारा अंतर्ज्ञान, हमारा इंट्यूशन जोरदार तरीके से कहता है, हाँ, बिल्कुल सीखती है। वो पहली बार यह सीखती है कि लाल रंग को देखने का एहसास कैसा होता है। वो लालिमा का क्वालिया अनुभव करती है। लेकिन अगर मैरी कुछ नया सीखती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कमरे के अंदर उसकी पूरी भौतिक जानकारी अधूरी थी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में भौतिक तथ्यों के अलावा भी कुछ और है, यानी यह क्वालिया, ये व्यक्तिपरक एहसास। ये विचार प्रयोग भौतिकवाद के इस दावे पर एक बहुत विशाल और बहुत ही शक्तिशाली हमला है कि दुनिया में भौतिक तथ्यों के अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर फंक्शनलिज्म और भौतिकवाद इस क्वालिया की पहेली को नहीं सुलझा पाते, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? क्या हमें वापस देकार्त के द्वैतवाद की ओर लौटना होगा, या फिर चेतना को समझने का कोई तीसरा रास्ता भी है? चैप्टर नंबर 5, क्या मैं एक कंप्यूटर हूं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहेली। फंक्शनलिज्म के इस विचार ने कि मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक और बहुत ही विशाल और व्यावहारिक सवाल को जन्म दिया, और वो है, क्या एक मशीन सोच सकती है? क्या हम एक दिन एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं जो सच में हमारी तरह सचेत हो? यह अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं है।
ये आज की तकनीक का एक बहुत विशाल और बहुत ही गंभीर दार्शनिक सवाल है। अगर मन सिर्फ सही तरह की जानकारी की प्रोसेसिंग ही है, तो सैद्धांतिक रूप से एक शक्तिशाली कंप्यूटर को भी यह करने में सक्षम होना चाहिए। इस सवाल को परखने के लिए महान कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक बहुत ही प्रसिद्ध टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? यह एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक टेस्ट है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और एक कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ टेक्स्ट मैसेज पर बात कर रहे हैं। उनमें से एक असल में एक इंसान है और दूसरा एक बहुत ही एडवांस एआई प्रोग्राम है। आपका काम है उनसे सवाल पूछकर यह पता लगाना कि कौन इंसान है और कौन मशीन। ट्यूरिंग ने कहा कि अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लगातार इस खेल में इंसानों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है, यानी वो इतनी इंसानी जैसी बातें करता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो एक मशीन है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वो मशीन सोच सकती है, वो बुद्धिमान है। ट्यूरिंग के लिए अगर कोई चीज एक बुद्धिमान इंसान की तरह व्यवहार करती है, तो वो बुद्धिमान है। हमें उसके अंदर झांक कर यह देखने की जरूरत नहीं है कि वो असल में समझ रही है या नहीं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार था और इसने एआई के क्षेत्र को एक लक्ष्य दिया। दशकों से कंप्यूटर वैज्ञानिक ऐसे प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर सकें। और आज के हमारे चैटबॉट्स और एआई असिस्टेंट्स जैसे कि सिरी या गूगल असिस्टेंट इस लक्ष्य के बहुत करीब आ गए हैं। वे बहुत ही स्वाभाविक लगने वाली बातें कर सकते हैं। वे आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं और वे मजाक भी कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वे सच में सोच रहे हैं? क्या उनके अंदर सच में एक मन है? 1980 में दार्शनिक जॉन सर्ल ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही चतुर विचार प्रयोग से इस विचार को चुनौती दी, जिसे चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। सर्ल कहते हैं, कल्पना कीजिए कि मैं एक बंद कमरे में अकेला बैठा हूं और मुझे चीनी भाषा का एक अक्षर भी नहीं आता। मेरे पास अंग्रेजी में लिखी हुई नियमों की एक बहुत ही विशाल और विस्तृत किताब है। कमरे के बाहर से कुछ लोग चीनी भाषा में लिखे हुए सवालों को एक स्लॉट से अंदर डालते हैं। मेरा काम है उन चीनी अक्षरों के आकार को देखना, यानी जिन्हें मैं समझता नहीं हूं, अपनी नियम पुस्तिका में उन आकारों से मेल खाते हुए नियमों को खोजना, और वो नियम पुस्तिका मुझे बताती है कि जवाब में कौन से दूसरे चीनी अक्षरों को बनाकर बाहर भेजना है। मेरे लिए ये सब सिर्फ आकारों का मिलान करने का एक खेल है, लेकिन कमरे के बाहर बैठे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मानो अंदर बैठा व्यक्ति चीनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि वो उनके हर सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दे रहा है। सर्ल कहते हैं कि यह कमरा ट्यूरिंग टेस्ट को आसानी से पास कर लेगा। अब सर्ल सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या मैं जो उस कमरे के अंदर बैठा हूं चीनी भाषा को समझता हूं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा हूं। मैं बस सिंबल्स यानी प्रतीकों को मैनिपुलेट कर रहा हूं, बिना उनके अर्थ को समझे। और सर्ल का तर्क है कि एक कंप्यूटर भी बिल्कुल यही करता है। वो भी बस सिंबल्स को यानी जीरोज और वंस को अपने प्रोग्राम के नियमों के अनुसार मैनिपुलेट करता है। वो बहुत ही जटिल गणनाएं कर सकता है। वो शतरंज में दुनिया के चैंपियन को हरा सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई समझ नहीं होती, कोई चेतना नहीं होती। ट्यूरिंग टेस्ट सिर्फ सिंटैक्स यानी व्याकरण और संरचना को परखता है, वो सिमेंटिक्स यानी अर्थ को नहीं परख सकता। यह चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट एआई और फिलॉसफी ऑफ माइंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का विषय है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सोचना या समझना असल में है क्या। क्या यह सिर्फ जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस करना ही है, जैसा कि फंक्शनलिज्म कहता है, या फिर इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक जैविक दिमाग ही कर सकता है? क्या चेतना का संबंध हमारे दिमाग की भौतिक रासायनिक संरचना से ही है? यह हमें वापस उसी हार्ड प्रॉब्लम पर ले आता है। हम ये तो बना सकते हैं जो एक सोचने वाले इंसान की तरह व्यवहार करे, लेकिन हम यह कैसे बनाएंगे जो एक सोचने वाले इंसान की तरह महसूस भी करे? और अगर हम कभी एक सचेत एआई बना भी लेते हैं, तो हमारे पास यह जानने का क्या तरीका होगा कि वो सच में सचेत है या वो सिर्फ सचेत होने का एक बहुत ही अच्छा नाटक कर रहा है? चैप्टर नंबर 6, क्या आप वही हैं जो 10 साल पहले थे? व्यक्तिगत पहचान की पहेली। अब हम मन के दर्शन की एक और बहुत ही व्यक्तिगत और दिमाग को उलझा देने वाली पहेली पर आते हैं, और वो है व्यक्तिगत पहचान की पहेली।
सवाल बहुत ही सीधा है। वो कौन सी चीज है जो आपको आप बनाती है? वो कौन सी चीज है जो आपको समय के साथ एक ही व्यक्ति बनाए रखती है? आप आज जो व्यक्ति हैं, वो 10 साल पहले वाले व्यक्ति से बहुत अलग हैं। आपके शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं। आपके विचार, आपकी पसंद, आपके विश्वास, सब कुछ बदल चुका है। तो फिर आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं जो 10 साल पहले था? वो कौन सा धागा है जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्व को एक साथ पिरोकर रखता है? इस पहेली का एक बहुत ही स्वाभाविक और पुराना जवाब है शरीर का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आप वही व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास वही शरीर है। जब तक आपका शरीर, खासकर आपका दिमाग, एक ही निरंतरता में बना रहता है, तब तक आप वही व्यक्ति हैं। ये एक बहुत ही सरल और सामान्य ज्ञान वाला जवाब लगता है। हम लोगों को उनके शरीर से ही तो पहचानते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के साथ कुछ बहुत ही अजीब समस्याएं हैं, खासकर जब हम कुछ काल्पनिक परिदृश्यों के बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि भविष्य में तकनीक इतनी उन्नत हो जाती है कि हम एक इंसान के दिमाग को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मान लीजिए, आपका दिमाग आपके शरीर से निकालकर मेरे शरीर में डाल दिया जाता है। अब उस नए व्यक्ति के अंदर दिमाग तो आपका है, लेकिन शरीर मेरा है। तो वो व्यक्ति कौन होगा, आप या मैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि वो आप होंगे, क्योंकि आपके विचार, आपकी यादें और आपका व्यक्तित्व उस शरीर के अंदर है। अगर यह सच है, तो फिर व्यक्तिगत पहचान का आधार शरीर नहीं हो सकता। तो चलिए दूसरे प्रमुख सिद्धांत पर आते हैं, स्मृति का सिद्धांत, जिसे सबसे पहले दार्शनिक जॉन लॉक ने पेश किया था। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत पहचान का आधार हमारा भौतिक शरीर नहीं, बल्कि हमारी चेतना और हमारी यादें हैं। आप वही व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास उस 10 साल पहले वाले व्यक्ति की यादें हैं। आप याद कर सकते हैं कि आपने 10 साल पहले क्या किया था, क्या सोचा था। आपकी यादें एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला बनाती हैं, जो आपके जीवन के सभी पलों को एक साथ जोड़ती है। यह विचार भी बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इस सिद्धांत के साथ भी कुछ बहुत ही मुश्किल समस्याएं हैं। पहली है भूलने की समस्या। हम अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जब आप अपने बचपन की कोई बात भूल जाते हैं, तो आप वो बच्चा नहीं रहते जिसने वो काम किया था? और उन लोगों का क्या जिनकी याददाश्त किसी बीमारी, जैसे कि अल्जाइमर, के कारण पूरी तरह से चली जाती है? क्या वे अब वही व्यक्ति नहीं रहते? यह तो बहुत ही क्रूर निष्कर्ष होगा। दूसरी और इससे भी ज्यादा अजीब समस्या है झूठी यादों की। क्या हो अगर कोई वैज्ञानिक आपके दिमाग में एक ऐसी याद डाल दे जो असल में कभी हुई ही नहीं? मान लीजिए, वो आपके दिमाग में यह झूठी याद डाल देता है कि आपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो क्या आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दिखाता है कि सिर्फ यादों का होना ही काफी नहीं है। उन यादों का वास्तविकता से जुड़ा होना भी जरूरी है। इस पहेली को और भी उलझाने के लिए दार्शनिक डेरेक पारफिट ने एक और विचार प्रयोग पेश किया। कल्पना कीजिए एक टेलीपोर्टेशन मशीन की, जो स्टार ट्रैक में होती है। यह मशीन आपके शरीर को यहां स्कैन करती है, आपकी हर कोशिका और हर परमाणु की जानकारी को रिकॉर्ड करती है और फिर उस जानकारी को मंगल ग्रह पर भेजती है, जहां एक दूसरी मशीन उसी जानकारी का इस्तेमाल करके नए परमाणुओं से आपके शरीर की एक हूबहू नकल बना देती है। और यहां पृथ्वी पर पुरानी मशीन आपके मूल शरीर को नष्ट कर देती है। सवाल यह है, क्या मंगल ग्रह पर जो व्यक्ति है वो आप हैं, या फिर आप पृथ्वी पर मर चुके हैं और मंगल पर बस आपकी एक बहुत ही अच्छी कॉपी बनी है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत पहचान शायद उतनी महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं जितना हम उसे मानते हैं। शायद मैं नाम का कोई स्थायी अटूट धागा है ही नहीं। शायद हम हर पल बदलते हुए विचारों और अनुभवों की एक श्रृंखला मात्र हैं। यह हमें बौद्ध दर्शन के अनात्मन या नो सेल्फ के विचार के बहुत करीब ले आता है। तो अगर कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर वो कौन है जो फैसले लेता है? चैप्टर नंबर 7, क्या आप सच में आजाद हैं? स्वतंत्र इच्छा की पहेली। अब हम मन के दर्शन की उस पहेली पर आते हैं जो शायद हमारी नैतिकता, हमारे कानून और हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था की नींव में है। और वो है स्वतंत्र इच्छा की पहेली। हम सब यह गहरा एहसास रखते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। आज सुबह आपने यह फैसला लिया कि आप यह ऑडियो बुक सुनेंगे।
आपने यह चुना। आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आपने यह चुना। यही स्वतंत्र इच्छा का एहसास है। यह एहसास कि हमारे पास विकल्प हैं और हम उन विकल्पों में से एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी विश्वास के आधार पर हम लोगों को उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर कोई बुरा काम करता है तो हम उसे सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि उसने वो काम करने का चुनाव किया था। लेकिन क्या यह एहसास सच है या यह सिर्फ एक भ्रम है? विज्ञान और दर्शन दोनों ही तरफ से इस विचार पर बहुत ही गहरे और बहुत ही मजबूत हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला आता है भौतिकी के नियतिवाद के विचार से। नियतिवाद कहता है कि इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना उससे ठीक पहले हुई घटनाओं का एक अनिवार्य परिणाम है, जो भौतिकी के नियमों के अनुसार होती है। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियां और भौतिकी के नियम तय हो गए थे, और उसके बाद से हर एक घटना, हर एक परमाणु का हर एक मूवमेंट एक विशाल और जटिल चेन रिएक्शन की तरह पहले से ही तय था। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में होने वाली हर एक न्यूरॉन की फायरिंग भी, हमारे हर एक विचार, हर एक इच्छा और हर एक फैसले भी उसी चेन रिएक्शन का हिस्सा हैं, और वे भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय थे। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव कहाँ है? आजादी कहाँ है? हम बस एक बहुत ही जटिल स्क्रिप्ट को ही तो अध्ययन कर रहे हैं, जिसे अरबों साल पहले लिखा जा चुका है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। अगर नियतिवाद सच है तो हमारी स्वतंत्र इच्छा सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। इसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिकता, सब कुछ एक सवाल या निशान के नीचे आ जाता है। हम एक हत्यारे को उसके की के लिए कैसे सजा दे सकते हैं, अगर उसका वो काम करना पहले से ही तय था? हम किसी की सफलता का जश्न कैसे मना सकते हैं, अगर उसकी सफलता भी उसकी अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों का ही एक नतीजा है? इस मुश्किल पहेली से निकलने के लिए दार्शनिकों ने कई अलग अलग रास्ते सुझाए हैं। कुछ दार्शनिक, जिन्हें कठोर नियतिवादी कहा जाता है, वे इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, नियतिवाद सच है और इसलिए हमारी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। हमें अपनी पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को इसी सच्चाई के आधार पर फिर से बनाना होगा। दूसरे कुछ दार्शनिक, जिन्हें स्वतंत्रतावादी कहा जाता है, वे कहते हैं कि नहीं, हमारी स्वतंत्र इच्छा का एहसास इतना मजबूत और इतना वास्तविक है कि वो भ्रम नहीं हो सकता। इसीलिए नियतिवाद ही गलत होना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि इंसानी चेतना भौतिकी के सामान्य नियमों से किसी तरह से ऊपर है और वो सच में नए कारण कार्य की श्रृंखलाओं को शुरू कर सकती है। लेकिन वे ये ठीक से समझा नहीं पाते कि यह होता कैसे है, और यह विज्ञान की हमारी समझ के खिलाफ जाता है। और फिर एक तीसरा और बहुत ही लोकप्रिय रास्ता है, जिसे संगततावाद कहते हैं। संगततावादी एक बहुत ही चतुर चाल चलते हैं। वे कहते हैं कि नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। यह कैसे संभव है? वे स्वतंत्रता की परिभाषा को ही बदल देते हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि आपके कर्मों का कोई कारण नहीं है। स्वतंत्र होने का मतलब है कि आप वो काम कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी जोर जबरदस्ती के। अगर आपको कोई बंदूक की नोक पर कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही इच्छा के अनुसार कोई काम कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, भले ही वो इच्छा खुद ही पिछले कारणों से तय क्यों ना हुई हो। इस नजरिए से एक हत्यारा भी स्वतंत्र है, क्योंकि उसने अपनी ही इच्छा से हत्या की और इसलिए वो जिम्मेदार है। यह बहस आज भी दर्शन के सबसे जीवंत क्षेत्रों में से एक है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप सच में आजाद हैं? चैप्टर नंबर 8, दूसरे दिमागों का रहस्य। क्या आप सच में जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? अब तक हमने अपने ही मन की गहराइयों की यात्रा की है, लेकिन हम अकेले नहीं रहते। हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं, जो दूसरे मनों से भरी हुई है। हम हर रोज दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और हम यह मानकर चलते हैं कि उनके अंदर भी ठीक हमारी ही तरह एक आंतरिक, एक मानसिक दुनिया है। हम मानते हैं कि जब हमारा दोस्त मुस्कुराता है तो वो अंदर से खुश महसूस कर रहा है। जब कोई रोता है तो हम मानते हैं कि वो दुखी है। हम लगातार दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके मन की स्थिति का अनुमान लगाते रहते हैं। इसी क्षमता को मन का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आपको यह कैसे पता है
कि दूसरे लोगों के पास भी एक मन है? यह सुनने में एक बहुत ही अजीब और मूर्खतापूर्ण सवाल लग सकता है। जाहिर है, आप कहेंगे, दूसरे लोग भी मेरी तरह ही इंसान हैं। वे बात करते हैं, वे हंसते हैं, वे रोते हैं, तो जाहिर है उनके पास भी एक मन होगा। लेकिन एक दार्शनिक के लिए यह कोई जाहिर सी बात नहीं है। यह एक बहुत ही गहरी ज्ञान मीमांसा की समस्या है, जिसे दूसरे मनों की समस्या कहा जाता है। समस्या यह है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मन का सीधा, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, और वो है आपका अपना मन। आप अपनी खुशी को, अपने दुख को, अपने विचारों को सीधे महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के मन को कभी भी सीधे अनुभव नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनके शरीर को देख सकते हैं, उनके व्यवहार को देख सकते हैं, आप उनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं, लेकिन आप उनकी खुशी को नहीं देख सकते। आप तो बस यह अनुमान लगाते हैं कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे खुशी का एहसास होगा, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। यह सादृश्य से तर्क है, और यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। मैं देखता हूं कि मेरा व्यवहार मेरी आंतरिक मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं कि दूसरे इंसानों का शरीर और उनका व्यवहार मेरे जैसा ही है। इसीलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि उनके अंदर भी मेरे जैसी ही आंतरिक मानसिक अवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह एक बहुत ही मजबूत तर्क है? यह सिर्फ एक ही उदाहरण, यानी मेरे अपने केस पर आधारित है। क्या यह संभव नहीं है कि बाकी सारे इंसान जो मुझे दिखते हैं, वे असल में सिर्फ बहुत ही जटिल, भावनाहीन रोबोट या दार्शनिक ज़ॉम्बी हों? एक दार्शनिक ज़ॉम्बी एक ऐसे काल्पनिक प्राणी को कहते हैं जो एक सामान्य इंसान की तरह ही दिखता है, बात करता है और व्यवहार करता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी व्यक्तिपरक अनुभव, कोई भी क्वालिया नहीं होता। अंदर से वो पूरी तरह से अंधेरा होता है। जब आप उसे चिकोटी काटते हैं तो वो आह कहता है, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। अब हम में से कोई भी सच में यह नहीं मानता कि हमारे दोस्त और परिवार वाले ज़ॉम्बी हैं। लेकिन यह विचार प्रयोग हमें यह दिखाता है कि दूसरों के मन के बारे में हमारा ज्ञान कितना अप्रत्यक्ष और कितना कमजोर नियम पर आधारित है। हम कभी भी 100% निश्चितता के साथ यह साबित नहीं कर सकते कि किसी और के पास एक मन है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें एक तरह से विश्वास करना होता है। यह समस्या हमें सहानुभूति और संचार के महत्व की याद दिलाती है, क्योंकि हम दूसरों के मन को सीधे अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उनके व्यवहार को, उनकी भाषा को और उनके चेहरे के भावों को बहुत ध्यान से देखना और समझना होता है। हमें खुद को उनकी जगह पर रखकर कल्पना करनी होती है कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे, और हमें अपनी अपनी आंतरिक दुनिया को भी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ दूसरों के सामने व्यक्त करना सीखना होगा, ताकि वे हमें समझ सकें। यह दिखाता है कि एक दूसरे को समझना एक कितना मुश्किल लेकिन कितना जरूरी मानवीय कार्य है। हम सब अपनी अपनी चेतना के द्वीपों पर कैद हैं, और भाषा और सहानुभूति ही वो पुल हैं जिनसे हम एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह चेतना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है? चैप्टर नंबर 9, क्या जानवर भी सोचते हैं? पशु चेतना का सवाल। जब हम मन या चेतना की बात करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ इंसानों के बारे में ही सोचते हैं। हमने अपनी पूरी दार्शनिक परंपरा में खुद को बाकी की पशु दुनिया से बहुत ऊपर एक अलग दर्जे पर रखा है। रेने देकार्त, जैसा कि हमने देखा, का तो यह मानना था कि जानवर सिर्फ जटिल मशीनें हैं, एक तरह के ऑटोमेटा हैं, जिनके अंदर कोई मन, कोई भावना या कोई दर्द का एहसास नहीं होता। जब एक जानवर चोट लगने पर चिल्लाता है तो वो सिर्फ एक मशीन की सीटी बजने जैसा है, उसके पीछे कोई वास्तविक एहसास नहीं है। यह एक बहुत ही चरम और आज के समय में बहुत ही अमानवीय लगने वाला विचार था, लेकिन इसने सदियों तक जानवरों के प्रति हमारे व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित किया। लेकिन आज विज्ञान और दर्शन दोनों ही इस विचार को तेजी से खारिज कर रहे हैं। हम जानवरों के बारे में जितना ज्यादा सीख रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमें यह एहसास हो रहा है कि हम और वे उतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचना पसंद करते हैं। पशु चेतना का सवाल अब फिलॉसफी ऑफ माइंड के सबसे रोमांचक और सबसे नैतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गया है। सवाल यह नहीं है कि क्या जानवर सोचते हैं, बल्कि यह है कि वे कैसे सोचते हैं और वे क्या महसूस करते हैं। विकासवाद का सिद्धांत हमें एक बहुत ही मजबूत आधार देता है, यह मानने के लिए
कि जानवरों में भी चेतना होनी चाहिए। अगर हम इंसान वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए हैं, तो हमारी चेतना किसी एक पल में जादू की तरह शून्य से तो पैदा नहीं हो गई होगी। यह भी धीरे धीरे ही विकसित हुई होगी। तो यह मानना बहुत ही तार्किक है कि हमारे करीबी विकासवादी रिश्तेदार जैसे कि चिंपांजी, गोरिल्ला और डॉल्फिन में भी चेतना के कुछ रूप मौजूद होने चाहिए, भले ही वे हमसे थोड़े अलग हों। उनका दिमाग भी हमारे दिमाग की तरह ही न्यूरॉन्स से बना है, और वो भी हमारी तरह ही दर्द, डर, खुशी और यहां तक कि दुख जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जो कोई भी एक पालतू कुत्ते के साथ रहा है, वो ये जानता है कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हम अब जानते हैं कि कई जानवरों के पास बहुत ही जटिल संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। कौवे और तोते औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ऑक्टोपस, जिनके पास एक बहुत ही अलग तरह का तंत्रिका तंत्र होता है, वे भी बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु प्राणी साबित हुए हैं। हाथी अपने मृत साथियों का शोक मनाते हुए देखे गए हैं। डॉल्फिन और व्हेल के पास जटिल सामाजिक संरचनाएं और संचार के तरीके होते हैं। यह सब सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चेतना का यह क्लब उतना एक्सक्लूसिव नहीं है जितना हम सोचते थे। यह सवाल सिर्फ एक अकादमिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, इसके बहुत ही गहरे नैतिक परिणाम हैं। अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि जानवर भी सचेत हैं, कि वे भी दर्द और दुख महसूस कर सकते हैं, तो फिर हमारा उनके प्रति क्या नैतिक दायित्व बनता है? क्या हमारा उन्हें भोजन के लिए, मनोरंजन के लिए या वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना नैतिक रूप से सही है? ये हमें हमारे भोजन की आदतों, हमारे मनोरंजन के तरीकों जैसे सर्कस या चिड़ियाघर और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीकों पर बहुत ही असहज करने वाले सवाल पूछने पर मजबूर करता है। यह हमें प्रजातिवाद के विचार पर भी सवाल उठाने के लिए कहता है। यह वो पूर्वाग्रह है जो कहता है कि इंसान सिर्फ इंसान होने के नाते ही दूसरी प्रजातियों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ है। फिलॉसफी ऑफ माइंड हमें यह याद दिलाती है कि चेतना का रहस्य शायद सिर्फ हमारा ही रहस्य नहीं है। यह इस ग्रह पर मौजूद अनगिनत और भी जीवों का रहस्य है। यह हमें एक ज्यादा विनम्र, एक ज्यादा करुणामय और एक ज्यादा जिम्मेदार प्रजाति बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस ग्रह पर हमारा असली स्थान क्या है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद हम मन और चेतना के इस महासागर में कहां खड़े हैं? चैप्टर नंबर 10, मन की अंतिम सीमा। हम क्या जानते हैं और क्या नहीं? हम मन के दर्शन की इस लंबी, जटिल और अक्सर दिमाग को चकरा देने वाली यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने मन शरीर की उस पुरानी पहेली से शुरुआत की और हमने चेतना की कठिन समस्या, व्यक्तिगत पहचान की गुत्थी, स्वतंत्र इच्छा के द्वंद्व और पशु चेतना के नैतिक सवालों तक का सफर तय किया। तो इस सब के बाद हम मन के बारे में क्या जानते हैं, और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम क्या नहीं जानते? हम यह जानते हैं कि हमारा मानसिक जीवन हमारे दिमाग की जैविक प्रक्रियाओं से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। द्वैतवाद का वो पुराना विचार कि मन और शरीर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, अब ज्यादातर दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सूचना प्रसंस्करण मशीन है, और फंक्शनलिज्म जैसे सिद्धांतों ने हमें यह समझने में मदद की है कि यह मशीन कैसे काम करती है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, और हम शायद एक दिन ऐसी मशीनें बना लेंगे जो सोचने और सीखने की कई मानवीय क्षमताओं की नकल कर सकेंगी और शायद हमें पार भी कर जाएंगी। लेकिन इन सभी सफलताओं के बावजूद हम उस सबसे बड़े रहस्य के सामने आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम शायद हमेशा से थे, और वो है चेतना का रहस्य, वो हार्ड प्रॉब्लम। हम आज भी यह नहीं जानते कि दिमाग की वो सारी जटिल गणनाएं, वो सारी न्यूरॉन की फायरिंग अनुभव को, एहसास को, क्वालिया को जन्म क्यों और कैसे देती है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसे विज्ञान अंततः सुलझा लेगा। हमें बस दिमाग के बारे में और जानने की जरूरत है। कुछ और, जिन्हें मिस्टेरियन कहा जाता है, का मानना है कि चेतना का रहस्य शायद इंसानी दिमाग की समझ से ही परे है, ठीक वैसे ही जैसे एक कुत्ते के लिए कैलकुलस को समझना असंभव है। और कुछ दार्शनिक यह भी तर्क देते हैं कि हमें एक बिल्कुल नए तरह के विज्ञान की या एक बिल्कुल नए तरह के दर्शन की जरूरत है, जो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही दुनियाओं को एक साथ समझ सके। यह अनिश्चितता निराशाजनक लग सकती है। हमें लग सकता है कि हम इतने सालों के बाद भी कहीं नहीं पहुंचे,
लेकिन मुझे लगता है कि यह इस क्षेत्र की सबसे अहम खूबसूरती है। फिलॉसफी ऑफ माइंड हमें हमारी बौद्धिक सीमाओं की विनम्रता सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में और हमारे अपने अंदर भी ऐसे रहस्य हैं जो हमारी पकड़ से बहुत विशाल हैं, और यह हमें एक सतत जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना से भर देती है। अंत में, मन का दर्शन सिर्फ दिमाग या चेतना के बारे में एक अकादमिक बहस नहीं है। यह हमारे अपने जीवन के अनुभव के बारे में है। यह हमें अपने ही मन के प्रति और ज्यादा जागरूक और सचेत होने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कैसे अनुभव करते हैं। यह हमें एक तरह का मानसिक स्वच्छता सिखाता है। जब आप यह समझते हैं कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, तो आप उन्हें बेहतर ढंग से निर्देशित कर सकते हैं। जब आप यह समझते हैं कि आपकी भावनाएं कहां से आ रही हैं, तो आप उनके गुलाम बनने से बच सकते हैं। यह हमें एक ज्यादा आत्म जागरूक, एक ज्यादा विचारशील और अंततः एक ज्यादा स्वतंत्र इंसान बनाता है। यह हमें उस सबसे विशाल और सबसे करीबी रहस्य की सराहना करना सिखाता है जिसे हम मैं कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि हमारा मन और हमारी चेतना कितने रहस्यमयी और कितने अद्भुत हैं, और कैसे इन रहस्यों को समझने की कोशिश ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी पहचान के बारे में सोचें, कैसे स्वतंत्र इच्छा की पहेली को समझें, कैसे दूसरों के मन के प्रति सहानुभूति रखें, और कैसे अपनी ही चेतना के प्रति और ज्यादा जागरूक हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और उसे आकार देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।